प्यारे बच्चों, आज हम लोग लेक्चर 2 कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर 2 में हम लोग शुरू करेंगे आज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। इसको जानने के लिए हम लोग अब क्या करते हैं, सबसे पहले जानना होगा कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हमने लास्ट डे डिस्कस किया था, डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग होता है इट इज ए वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अब इस दोनों के बीच का जो वेक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। हम मानते हैं ये अगर ऑरिजिन होगा, इसके रिस्पेक्ट में कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट ए है, उसका कोऑर्डिनेट x, y, z है, ठीक है। और कोई दूसरा पॉइंट b है, उसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो कोई दूसरा पॉइंट b है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, x2, ये दो पॉइंट है। हम लोग जब पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे थे तो क्या बताया था सर, पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका टेल ऑलवेज ओरिजिन पे होता है और हेड क्या होता है, फाइनल पॉइंट पे होता है। तो मान लीजिए ये एक वेक्टर हमारा r1 है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर फर्स्ट, और ये हमारा वेक्टर r2 है जिसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर सेकंड। तो हमसे तो सबसे पहले समझ में आना चाहिए व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर। तो हमने लास्ट जब पढ़ाया था तो बताया था कि पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका इनिशियल पॉइंट ऑलवेज कहाँ पे होता है, ये टेल कहाँ पे होता है, ऑलवेज ऑरिजिन पे होता है, और फाइनल पॉइंट किसी ऑब्जेक्ट के फाइनल पोजीशन पे होता है। तो यहां से मैं अगर r1 लिखना चाहूं तो क्या पोजीशन वेक्टर इनिशियल वेक्टर लिख सकते हैं, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इनिशियल पोजीशन वेक्टर मतलब आप किसकी बात हो रही है, OA। OA मतलब वेक्टर r1 की बात हो रही है। इसको क्या लिख सकते हैं, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है। अगर कोई बॉडी A से B जाती है तो उसके लिए इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितना है, OA है, और इसको हम लोग मान लेते हैं नया वेक्टर R, ठीक है। तो इसके लिए इनिशियल पोजीशन वेक्टर A का था OA, और उसका तो वेक्टर कितना हो गया, फाइनल। तो ये हो गया हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर, वो हमने क्या लिया, OB। दिस इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर R2, वो कितना होगा, x1 माइनस 0 का i कैप, y1 माइनस 0 का j कैप, ये हमने पहले पढ़ा है। तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अगर हम यहां से देखें तो हमें दो पोजीशन वेक्टर में, बट डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, कोई पार्टिकल सर A से B गया है, A से B गया है, तो इसके लिए इनिशियल पॉइंट क्या होगा, A, और B क्या होगा, फाइनल पॉइंट। तो हम जो यहां से लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज वेक्टर AB, उसको हमने नया नाम दिया वेक्टर R, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको लिखते कैसे हैं, ये लिखते उसको इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा तो हम थोड़ा सा वेक्टर का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। हम देखेंगे फिर से पलट के, जब हमने वेक्टर पढ़ा था तो वेक्टर में क्या सिखाया था सर, दो वेक्टर A एंड दिस वेक्टर B। अगर इस तरह की कहानी कुछ एडजस्ट होती है, आपको पता होगा, तो हम लोग यहां से मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या लिखते हैं, वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर R। क्या हम उस डायग्राम में वही जगह पे हैं क्या? अगर आप r1 को मानेंगे वेक्टर A और r को मानेंगे वेक्टर B, तो क्या सिखाया था, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे अगर सेकंड वेक्टर का टेल होता है तो थर्ड क्या होता है, उसका रिजल्टेंट होता है। तो क्या आप इस डायग्राम को एज इट इज मैं ड्रॉ कर सकता हूं, RA इज इक्वल टू, अब देखिए मैं ड्रॉ करता हूं, A कैसा है, लाइक दैट ड्रॉ कीजिए, इसे पैरेलल करते हैं, ये वेक्टर A R1, और यहां से यहां का डिस्टेंस R2, दिस इज R, और यहां से डिस्टेंस कितना है, R2। तो आप क्या बोलोगे सर, R1 प्लस R इज इक्वल टू RT, ये तो आपको पता ही है, R1 प्लस R इज इक्वल टू R2। बस ये कन्वर्जन है, मैंने आपको स्टैंडर्ड केस में सिखाया था कि वेक्टर में लिखते कैसे। तो यहां से क्या लिखेंगे, R1 प्लस R इज इक्वल टू R2। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। बहुत छोटे से कंसेप्ट होते हैं, कुछ नया चीज है नहीं आपके लिए, तो मेरे को वेक्टर R चाहिए। तो R क्या लिख सकते हैं,
वेक्टर आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1 का वेक्टर। दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अभी तक हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे कि विदाउट फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा शॉर्टेस्ट लेंथ निकालते थे, उस पर सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म होगा, दिस आर इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे अपन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि यहां से हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहां से हमें डिस्प्लेसमेंट बारे में बहुत सी जानकारी मिलेगी जो कि वेक्टर फॉर्म होता है। अब इसको अगर स्टैंडर्डाइज करना चाहें, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें, तो R2 ये है, R1 ये है, क्या इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ? बहुत आसान है। अब देखो, आपके लिए कुछ नया करना नहीं है, मैं आपको वन वे में करके दिखाता हूँ। सर R2, और सिखाया था कि आई कैप से आई कैप को सेट करेंगे, तो x1 माइनस एक्स का आई कैप, y1 माइनस वाई का जे कैप, एंड z माइनस जेड का के कैप। क्यों? R2 वेक्टर का है, x1 है, तो यहां से जो मुझे पोजीशन वेक्टर मिला x1 माइनस एक्स का आई कैप, y1 माइनस वाई का जे कैप, प्लस z1 माइनस जेड का के कैप। तो ये अगर बात की जाए तो दिस इज द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट। तो मुझे इस तरह के इक्वेशंस लिखने आने चाहिए जहां पे हम क्वेश्चन इसको बहुत सारे यूटिलाइज करेंगे। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। हम एक दो इलस्ट्रेशन करके देखते हैं जहां से एग्जांपल हमें अच्छे से समझ में आया कि इस कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन क्या है। बाकी कुछ भी ऐसा कंसेप्ट इसमें नहीं इंट्रोड्यूस हुआ है कि जो आपको नहीं आता है। आप जानते हैं हर कुछ है, बट डिपेंड्स करता है कि आप थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कैसे करते हैं। सिंपल पोजीशन वेक्टर आप पहले सीख चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपको पहले पता है, बट हमने एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस किया बाय द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ। यहां लिख लीजिए, आपको तो पता होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वहीं से कंसेप्ट हमने उठाया इसको। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर वी कैन राइट इन टर्म्स। इसको अच्छे से आप लिखें, फिर हम लोग क्या करते हैं, कुछ इलस्ट्रेशन करते हैं इस पे, जिसमें हमको थोड़ा सा और कंसेप्ट बिल्ड करने को मिलेगा। लिखिए इसको। अब देखिए एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट 111 के कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एंड रीचेस पॉइंट 4513, देन फाइंड आउट। फर्स्ट है कि आप इनिशियल पोजीशन वेक्टर बताएं, सेकंड है उसका फाइनल पोजीशन वेक्टर बताएं, थर्ड है आप डिस्प्लेसमेंट बताएं, और लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पर बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन से देखेंगे यहाँ से। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जब भी अपने को ये चीज समझ में, डायग्राम हमें ड्रॉ करने आना चाहिए, व्हाट इज द पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट, हमको वो लिखने आना चाहिए। अब देखिए, अगर हम इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है। इसने क्या बताया कि सर इनिशियल पॉइंट तो मान लेते कोई पॉइंट ए होगा, उसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे कुछ दिया हुआ है 1 1 1, इसको मान ले 1 1 1 एंड 1 इज द कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ से जो फर्स्ट वेक्टर होगा, हमने जस्ट डायग्राम में आपको सिखाया था पहले ही क्वेश्चन में, दिस इज कॉल्ड R1, और R1 क्या कहलाएगा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। देयर आफ्टर वो क्या हो 4 5 13 पे गया। ओके, अगर 1 1 ये है तो 4 5 13 मान लेते हैं कि हमारा सेकेंड वेक्टर यहाँ पे होगा, जिसको हमने B माना है, 4 5 13। तो हमारा ये R2, ये हमारा R2 है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में एज इज दिखा था ना, सेम टू सेम। अब क्या पूछा हमसे, ये क्वेश्चन का डायग्राम हो गया। फर्स्ट पूछा इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इसका मतलब इनिशियली है, फाइनली है। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड के फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड हेड तक जाना पड़ता है, दैट इज द वेक्टर R। क्या ये डायग्राम हमने पहले नहीं देखा क्या? इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना। अब देखो क्या सिखाया था, सर इनिशियल पोजीशन वेक्टर मतलब आप R1 कहना चाहते हैं क्या? यस, R1 कहना चाहेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 0 आई कैप, 1 माइनस 0 जे कैप, 1 माइनस 0 के कैप। तो क्या लिख सकते हो, दिस इज द वेक्टर R। 1 इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, खत्म कहानी। यही तो है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अगर कोऑर्डिनेट 1 1 1 है तो 1 माइनस दिस इज द पोजीशन वेक्टर का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि एक कोऑर्डिनेट जो उसका टेल होता है ऑलवेज ओरिजिन पे होता है। अगर आप 1 में से 0 को हटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर 1 में से 0 को हटाएंगे, एक्स वाई जेड एक्सिस क्या होगा, 1 ही बचेंगे। सिमिलरली क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर, क्या इस पॉइंट को ड्रॉ कर सकते हैं, 4 5 13, पॉइंट क्या है 4 आई कैप एंड R2 इज इक्वल टू, कुछ नया नहीं है, सब आसान है, आप देखेंगे तो 13 के कैप। कुछ भी ऐसा टर्म आपको नहीं आया कि हमें नहीं आता है, लॉजिक से सीखेंगे, छोटे छोटे टर्म होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या सिखाया था, अभी तो सीखा था। अगर हम वेक्टर की बात करें, इधर लिखते हैं अपन, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R होता है तो अभी क्या सिखाया था, R2 माइनस R1 का वेक्टर, बस कहानी खत्म है। क्या इस वेक्टर में से इस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया जाए, और बताया था I में से I जाएगा, J में से J जाएगा, और K में से K जाएगा। अब सोचो R2 कितना है, 4 5 13, तो 4 में से 1 गया, 3 आई कैप,
5 में से 1 गया 4j कैप, थर्ड नंबर से 1 गया 12k कैप। इज दिस द पोजीशन वेक्टर? वो क्या हमारा पोजीशन वेक्टर। और क्या पूछा है? लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब होता है कि भाई साहब आप हमें मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताएं। हमें यह बताए कि इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। अब देखो हमारे पास कितनी अच्छी बात है कि हमने वेक्टर फॉर्म में इसको निकाला है, इसको हमने वेक्टर फॉर्म में निकाला है। अगर इसका वेक्टर फॉर्म हमें पता है तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट का y स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 25 प्लस 144, इसको ऐड करेंगे आप, ये हो गया 9 प्लस 16 प्लस 144, दैट इज 169, दैट इज 13 यूनिट। इट इज गिवन देयर, या 13 यूनिट। हमें क्या मिल गया? चारों पाथ का। ये बहुत ही फंडामेंटल्स बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको अपने समझ में आना चाहिए, कुछ नया नहीं है, बेसिक कंसेप्ट है जहां से आप क्या कर सकते हैं, कंसेप्ट को बिल्डअप कर सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, अगर बनाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाए तो इसको अच्छे से लिख लीजिए, बट समझ में आपको आना चाहिए कि क्वेश्चंस के टाइप्स हमें बढ़ने चाहिए। अगर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इंडिफरेंट रहेंगे, दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन व्हिच कैन यूज टू सॉल्व द बेसिक्स क्वेश्चंस। ये ऐसे फंडामेंटल्स हैं जो हमें बेसिक क्वेश्चन को सिखाते हैं। तो हमने पहले फंडामेंटल्स देखा, क्या होता है पोजीशन वेक्टर, वो आपको बताया गया था कि सर इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पे होगा, फाइनल पॉइंट उस ऑब्जेक्ट के फाइनल पोजीशन पे होगा, दैट इज कॉल्ड इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल मतलब क्या होगा? ऑब्जेक्ट बी को जाती है, जब बी को जाएगी तो उसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होता है और सेकंड केस में पॉइंट भी होता है। वी कैन राइट द वेक्टर। और फिर क्या सिखाया सर? डिस्प्लेसमेंट की बात तो ही अलग है। क्या सिखाया था? अगर ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करेगा तो पता है दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, वी कैन राइट r इज इक्वल टू r2 माइनस r1, देन लेट्स स्टार्ट कैलकुलेशन। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, जिनसे बना है अच्छी बात है, नहीं बना है तो कोशिश करेंगे सीखने का, बट नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। लिखो इसको। अब देखिए थोड़ा सा एक बहुत अच्छा है, माइंड लगाने वाला क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, सोचने वाले क्वेश्चन है। इसमें देखो, ए पार्टिकल स्टार्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, एक पाथ दिया हुआ है ओ ए बी ओ सी। इसका मतलब आप अच्छे से समझेंगे ये पाथ का मतलब क्या होता है। मतलब पार्टिकल उस पॉइंट को अपने पाथ में इंक्लूड करता चला गया, हम लोग सिर्फ काउंटिंग नहीं करेंगे। देन फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर ए गिवन इंटरवल। ये 4 इंटरवल दिया हुआ है, इसमें हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। डायग्राम ये है कि कोई पार्टिकल यहां से चलना शुरू करता है, इसको देखेंगे, कोई पार्टिकल इस पॉइंट से चलना शुरू करता है जो ओ पॉइंट है। सबसे पहले वो किधर को जाता है? ए को जाता है। तो अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाना चाहूं यहां से, अगर आपको दिख रहा है तो ओ से पहले पार्टिकल ए को गई है, यहां पे ए पे जाने के बाद फिर क्या उसने बी को आई है लौट के, तो ए के बाद वो बी को लौट के आई है। तो आप इस इंटरवल को थोड़ा सा वाइड कर लेंगे, एक बाद वो बी तक आई है, बी के बाद वो फिर से ओ पे आई है। जब फिर से ओ पे आई है इसका मतलब दिस इज द पॉइंट ओ, फिर वहां से वो सी पे गई है। इसका मतलब अब आप ये बता रहे हैं सर कि ये पार्टिकल जो है इसका कुछ इस तरह का मोशन का रिप्रेजेंटेशन हुआ है। 4 पाथ है क्या? ए से बी जाना एक पाथ है, अगर हम इसको बात करें ए, इसको करें ए और इसको करें बी, ये सी है। इसको पाथ 1, पाथ 2 एंड पाथ 3 एंड पाथ 4 इसको हम लोग यहां से कंसिडर कर लेते हैं। क्या इस तरह का मूवमेंट हुआ इस बॉडी में? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फंडामेंटल आपको पता होता है। डिस्टेंस वो चीज होता है जो एक्चुअली पाथ लेंथ कवर्ड होता है, बट डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब हमको सॉल्व करने के लिए जब हमें 2 चीज रिक्वायर्ड होती है, अगर डिस्टेंस होता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट दूसरा टर्म हमारा डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब एक बात हमें ध्यान में रहना चाहिए कि सर साइन कन्वेंशन बहुत मस्ट है। अगर कोई पार्टिकल ऑरिजिन से चली है तो मैं इसको ओ को ऑरिजिन मान लेता हूं और इधर वाले साइड को अपन एक्स एक्सिस बोल देते हैं, इधर वाले को वाई एक्सिस बोल देते हैं, समझने के लिए कि हमें थोड़ा सा आसानी रहे। अब सोचो सर जब ये एक्स एक्सिस होगा तो इसकी बात करेंगे अपन तो क्या क्या हो सकता है। एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट आई कैप एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंटेड है जे कैप। इतना में बेसिक सा नॉलेज है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछे आसानी से, फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप ये बताओ हमें जो इंटरवल ओ से ए हुआ था उस कंडीशन में ये पार्टिकल ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी है। हम यहां से निकलते हैं ओ से ए की ओर, तो ओ से ए का डिस्टेंस 5 मीटर दिया हुआ है और पता है डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसके लिए हमें डायरेक्शन जरूरत नहीं होती है। तो क्या ओ से यहां तक में कितना लेंथ कवर है?
5 मीटर। तो इस बॉक्स में हम भर सकते हैं कि जो O से 1 तक का पार्टिकल था उसने 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करी। अब सोचो 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल तो करी है, बट उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो हमें ध्यान रखना होगा सर इनिशियल पॉइंट O है और फाइनल पॉइंट A है, तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो जो उसका मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्शन का आई कैप होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो हम लिखेंगे वो हमारा 5m ही होगा, बट इन केस ऑफ आई कैप। आई कैप का मतलब यहां पे ये है कि अलोंग एक्स एक्सिस है, वो अलोंग क्या वो एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट नीड डायरेक्शन कि हमें बताना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट गया किधर है। क्या ये बात आपको क्लियर है? बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, अच्छे से अगर नजर बिठाएंगे, अगर आपका यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको समझ में आता चलेगा। ठीक है, हमारे साथ देखेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा बहुत हमें इंप्रूवमेंट हो रही है। अब देखो जब हम बात करते हैं सर O से A तक की बात होगी, अब क्या पूछा है O से B, तो जो पर्सन गया था, जो पार्टिकल था वो A से A गया, फिर यहां से B आया है, मतलब आप इस दोनों पॉइंट की बात कर रहे हो सर। यस सर। तो जब डिस्टेंस की बात आएगी तो क्या बोलोगे? ओके सर, डिस्टेंस में होता है एक्चुअल पाथ लेंथ कवर। तो यहां से A तक में इसने 5 मीटर ट्रेवल किया और यहां आने में कितना डिस्टेंस हुआ? 3 मीटर। तो क्या टोटल जो डिस्टेंस था वो 8 मीटर होगा? बहुत लोग बोलेंगे सर क्यों? बिकॉज डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, जितना पाथ ये कवर करेगा उतना पाथ इसको जानना पड़ेगा। अब सोचो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखा? अब हमारे लिए क्या है, जब बी पॉइंट को देखते हैं तो उसके लिए हमारा इनिशियल पॉइंट ये होता है और फाइनल पॉइंट ये होता है। अभी भी तो इधर ये एक्स में ही है ना बी पॉइंट पे, लेकिन उसका डिस्टेंस बदल गया। अब टोटल कितना था 5, वो 3 मीटर पीछे आ चुका है। तो क्या ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है? इनिशियल ये है, फाइनल ये है। डिस्टेंस कितने बच गए? 3 + 2 5 मीटर। अगर ये 2 मीटर है तो क्या बोलेंगे? 8 मीटर डिस्टेंस होगा, बट 2 मीटर इन आई कैप इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या आपको यहां तक समझ में आ रही? दिस इज बोथ इन एक्स एक्सिस। इतना तक हमें समझ में आने से, बहुत आसान से पॉइंट से, कुछ नए नहीं है जो हमें समझ में नहीं आएंगे, और छोटा छोटा पॉइंट से अच्छे से लगे समझने को। ठीक है, देखो अब हम कहां तक आ चुके हैं? O से A तक गया, A से रिटर्न B पे आ चुके हैं, बट अब कहां आना है? O को O पे ही आना है। सोचो क्या करेंगे? क्या यहां से वो गया है, जाते 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 5 मीटर, अगेन केम बैक एंड 5 मीटर। तो टोटल पाथ लेंथ हाउ मच? 5 + 5 10 मीटर। क्यों? क्योंकि वो 5 मीटर आगे गया था और 5 मीटर पीछे तुम तो O पे आएगा। एग्जैक्टली गो देयर एंड कम हियर। 1 सेकेंड। तो 5 + 5 10 मीटर। जब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है जनाब, तो होता क्या है, ये बोला जाता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो हम सिर्फ पोजीशन देखते हैं। अब सोचो क्या पोजीशन होगा? ये 5 आगे गया, 5 पीछे आ गया, इसका मतलब इनिशियल भी यही है और फाइनल भी यही है। जब इनिशियल फाइनल पॉइंट का कोई भी चेंज नहीं होता है, उस केस में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट शुड बी 0। दिस इज 0, दैट्स ऑल, खत्म। सॉल्यूशन पता? आई होप आपको पता चल रहा होगा, आसान सा क्वेश्चन। अब आते हैं OC पे। लेंथ है, लेंथ की बात करें सर, O से O तक अपन आ गए थे तो हमने 10 मीटर की लेंथ कवर करी थी। अब कितना कवर करना है? 4 मीटर इधर आएगा, तो 10 + 4 14। ये कुछ नया नहीं, आप समझ गए आराम से। लेकिन अभी पॉइंट में डाउन है। डाउन क्या है सर? डिस्प्लेसमेंट इस बार क्या करें? इस बार हमने एक्सिस को रिवर्स कर दिया। कितना है? -4, या लिख सकते हैं इसको ऐसे भी, 4 मीटर इन माइनस आई कैप। दैट इज द डायग्रामेटिक क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स में ऐसे होते हैं जहां हमें डायग्राम से एनालाइज करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि डायग्राम क्या क्या एक्सप्लेन करना चाहता है। तो हमें हर एक पॉइंट्स में किसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, किसमें डिस्प्लेसमेंट प्लस होगा, माइनस होगा या 0 होगा। अभी आपको एक पॉइंट दिख गई जो मैंने प्रॉपर्टी में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव हियर एंड हियर, कैन बी नेगेटिव। हेड्स ऑफ। यहां से क्या आता? डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव। ढूंढो कहीं है क्या? डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव है ना। इसलिए हमें डिस्टेंस की बात समझ में आ गई कि दोनों पॉइंट के बीच में एक अच्छा सा इलस्ट्रेशन था। जिस इलस्ट्रेशन सा डायग्राम को हमने इंट्रोड्यूस किया आपके पास कि जब भी डायग्राम होता तो हम लोग सोचते कैसे हैं, फिर फिगर को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, उसमें क्या क्या हम लोग जोड़ सकते हैं पॉइंट को, और कुछ पॉइंट्स अच्छे हो सकते हैं जहां हमें नॉलेज की मोड रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, जिनसे बन गया कोई बात नहीं, नहीं बना है आप अच्छे से लिख लीजिए और आगे चलते हैं हम लोग फिर। अब देखिए क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है।
कोई पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए, कोई पार्टिकल है जो पॉइंट ए से मूव कर स्टार्ट करना, रीचेस पॉइंट बी अलोंग ए सेमी सर्कुलर पाथ। अब सोचो तो सेमी सर्कल होता कैसा है, कुछ ऐसा होता है क्या? अलोंग ए सेमी सर्कुलर पाथ ए सी बी, ओके, इसकी बात हो रही है ए, अगर ये बी पॉइंट तो बीच में मान लिया सी, ठीक है, और ये सेमी सर्कुलर रेडियस मान लेते हैं अपन, आर दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला है कि फाइंड आउट कीजिए आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके। क्वेश्चन कोई खास है नहीं, अगर हम सोचे थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ तो आसान से बन जाएंगे। अब देखिए क्या बोला है कि डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में दो चीज और बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इसका पाथ जो कवर्ड है, जो पार्टिकल यहां से निकला है उस पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसा है, पहले यहां था, कुछ बार यहां था, कुछ समय यहां था, कुछ समय यहां था, कुछ समय यहां था, कुछ समय यहां था, और फाइनली यहां पहुंचा है। ये जो आपको पाथ दिख रहा है कर्व पे, दैट इज द पाथ ऑफ पार्टिकल जो मोशन किया उसने। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सर डिस्टेंस कितना होता है। हमने तो यही सीखा है, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कवर्ड होता है। अब सोचो इसको निकालेंगे कैसे। यू नो द पैरामीटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 2 पाई आर। पता है आपको कि सर्किल का अगर कंप्लीट सर्किल होता तो इसका पैरामीटर होता 2 पाई आर, बट ये पाथ हाफ है तो हम क्या लिखेंगे सर, हाफ पाथ का मतलब होगा 2 पाई आर बाई 2। इसका मतलब ये जो पाथ लेंथ होगा वो पाई आर मीटर होगा। ओके, जस्ट पुट पाई आर मीटर, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, पाई आर होगा। बट उसी के कंटेक्स्ट में देखो तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तो कितना आसान था। अब डिस्प्लेसमेंट को क्या करेंगे। मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर डिस्प्लेसमेंट में तो हमको एक ही बात सिखाया गया था ना, वेयर इज द इनिशियल पॉइंट, वेयर इज द फाइनल पॉइंट। तो जो क्या बोला है कि पॉइंट ए से चला है इनिशियल पॉइंट, पॉइंट बी इज द फाइनल पॉइंट। तो इस दोनों के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब सोचो तो सही, क्या ये सर्किल का डायमीटर है, तो क्या होगा यहां से यहां तक इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर, दैट इज मीटर। काफी खत्म, इतना सारा क्वेश्चन है, आई होप सबने बनाया होगा, इसको लिख लीजिए। तो क्या होगा मिनिमम डिस्टेंस, ये तो ज्यादा बड़ा है, तो r प्लस आर 2r इज द डिस्टेंस बिटवीन ए आर। तो मतलब क्या होता है, डायमीटर ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। तो डायमेंशन कितने हो गए, सॉरी डिस्टेंस कितने हो गए, 2r, डिस्टेंस हो गए पाई आर मीटर। बहुत छोटे से क्वेश्चन है बट फंडामेंटल है जो हमें आने चाहिए। इसको अच्छे से आप लिख लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और थोड़ा सा अच्छे बनाते हैं इसको। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान नहीं है, पहले हमने बताया इस क्वेश्चन को। देखो, ए पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग along a given circular path of radius r, then find out distance and displacement for a given interval। एक ऐसा कंडीशन दिया जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था स्ट्रेट पाथ पर, हम क्या किसी बात करेंगे थोड़ा सा सर्कुलर पाथ पे। एक कहानी दी हुई है क्वेश्चन में, कहानी कुछ ऐसा है कि कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे चलना शुरू है। कहां शुरू है, पॉइंट ए से शुरू है वो। तो मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पे था, फिर यहाँ से ऐसे चला, ऐसे चला, ये उसकी पाथ है, फिर बी है, सी है, डी है, ये कंप्लीट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। ये आपको जो डिफरेंट कलर में दिख रहा है वो इज द पार्ट ऑफ द पार्टिकल। इसका मोशन का डायरेक्शन कुछ इस तरीके है, इस तरह चला है। तो हमसे पूछा है कि भाई साहब ये आप बताओ मेरे को सबसे पहले कि ए बी, अगर पार्टिकल ए से बी पे पहुंच जाएगा, यहां से यहां पहुंच जाएगा, अगर इसका रेडियस आर दिया हुआ है वो भी ले लेंगे, अगर इसका रेडियस आर दिया हुआ है तो पार्टिकल ए से बी जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ओके, जब हमें समझ में आती है डिस्टेंस ट्रेवल करने का मतलब क्या मानते हैं सर, ये पाथ कितना होगा, ये जो कर्व पाथ है वो कितना होगा। अब कर्व पाथ होता है क्या, अगर हम होल पैरामीटर की बात करें, होल पैरामीटर की बात करें तो होल पैरामीटर 2 पाई आर होता है, और ये क्या है 1/4 ऑफ 2 पाई आर। ये क्या है 1/4 ऑफ 2 पाई आर। तो हम लोग मानेंगे अगर होल पैरामीटर निकालेंगे सर, अगर कंप्लीट का होता है 2 पाई आर तो उसका हम लोग 1/4 पे ट्रेवल कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा पाई आर बाई 2। तो आपको यहां से पता चला जो पार्टिकल का पाथ है वो डिस्टेंस कितना है पाई आर बाई 2। अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करें, हम लोग भी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, डायरेक्शन को बाहर रखेंगे बैठी के लिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है ये आपको समझ गए ना, आसान सा क्वेश्चन है। 2 पाई आर कंप्लीट सर्किल के लिए होता है, बट ये कहां तक आ रहा है, दिस इज दी 1/4 एंड ए टू बी मतलब वह क्वार्टर सर्किल है, तो उसको 4 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा तो पाई आर बाई 2। जब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो सबसे पहले माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फर्स्ट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। व्हाट इज इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट क्या है, यहाँ पे क्या इसके बीच में वेक्टर ड्रॉ कर दूं, यही तो है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ओके सर, अगर ये बात समझ में अपने को आ गई है तो क्या मुझे थोड़ा थोड़ा, अगर ये साइड इक्वल है, ये 45 है, ये 45, ये 90 है, तो पाइथागोरस क्या सिखाता है, हमें पाइथागोरस कहता है कि अगर दो साइड दिया हो, अगर हम इसको मान लें
क्या मान ले हम लोग, h मान लेते हैं। वो क्या होगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, हाइपोथेनस थ्योरम याद है आपको पाइथागोरस वाला, दिस इज आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहां से हमको आ गया r√2। तो ये मिनिमम डिस्टेंस जो आएगा वो हम इस दोनों कुछ में कितना होगा, √2 टाइम्स ऑफ r, खत्म। बस यही है हमारा लॉजिक सा पॉइंट। अगर हमें देखना चाहिए सर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, ये अगर r इक्वल है तो इसके सामने का एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये 90 है तो दोनों क्या होगा, 45 होगा। जब इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो थर्ड को कैसे निकालते हैं, अप्लाई पाइथागोरस, गेट द वैल्यू, आ गया हमारे पास। ये भी r है, ये भी r है, तो कितना होगा, r√2 हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। अब बोला है कि सर a से c जाने का, तो पार्टिकल का सेकंड डेस्टिनेशन है c पॉइंट, पार्टिकल का सेकंड डेस्टिनेशन है सी पॉइंट। तो ए से सी जाने में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये बहुत आसान है। क्या सर, कंप्लीट तो 2 पायर होता है, कंप्लीट कितना होता है, 2 पायर होता है, बट इसने कितने करी है, हाफ सर्किल कंप्लीट करी है। जब वो हाफ सर्किल कंप्लीट करेगा तो इस 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया, दैट इज पायर। कुछ नहीं है, सब आसान से। अब देखो, अब ए टू सी, अब इसको सोचो, ए इज द इनिशियल पॉइंट और सी इज द फाइनल पॉइंट। क्या इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, आपको क्या सेमी सर्कुलर पाथ याद आया क्या, अरे आया ना, देख तो सही, क्या r प्लस r 2r दिख रहा है अपने को, जरूर दिख रहा है, क्योंकि कि a टू c जाने के लिए इसका जो मिनिमम डिस्टेंस है दैट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, दिस r प्लस दिस r इज द 2r। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब अपन चलते a टू d, वाकई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब सोचो, फर्स्ट सर्किल, सेकेंड सर्किल, थर्ड पार्ट क्रॉस करते करते अपन कहां पहुंच गए, यहां पे पाथ लेंथ करना बहुत आसान, अभी दिखा था ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस। अगर अपन करें सर इसमें π/2 था, देखिए ऊपर वाले में, इसमें भी π/2 होगा। अगर ये क्वार्टर सर्किल है तो इसने कितना किया, 3 क्वार्टर पास किया, तो एक क्वार्टर सर्किल को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा वही डिस्टेंस। तो कितना हो जाएगा, 3 πr/2। आसान है, बोलो कैसे, तो ये लेंथ हो गया πr/2, ये भी πr/2, ये भी πr/2, तो पाथ लेंथ क्या होता है, जस्ट यू एड इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। अब देखो क्या करना है, हमने बोला था सर डिस्टेंस के लिए हम उसकी पाथ को देखते हैं कि कैसे हो गया, बट डिस्प्लेसमेंट क्या देखते हैं हम लोग, जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी तो देखते हैं सर उसका इनिशियल पॉइंट किधर है, फाइनल पॉइंट किधर है। दिस इज द इनिशियल, दिस इज द फाइनल पॉइंट। सोचो, क्या फिर से हमें वही ट्रायंगल ऊपर वाला दिख रही है, अगर ये 90 है, ये r है, ये r है 45 दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस। सेम एप्लीकेशन है, सेम एप्लीकेशन, और ये डिस्प्लेसमेंट सेम वैल्यू, √2 टाइम्स ऑफ r, नथिंग एल्स, कुछ नहीं उसमें। आगे क्या, लास्ट क्या है, चलते, ये चलते चलते फिर से वो ए पे आ गया। लो जी, अगर वो ए पे आ गया है तो क्या कहना चाहेंगे, इस पार्टिकल ने बहुत मेहनत करी, यहां से चल के यहां से चल के यहां से चल के यहां से चल के इसने कंप्लीट 1 सर्किल पूरी करी। व्हाट इज द पैरामीटर, बहुत आसान है, 2 पायर, खत्म कहानी है। अब क्या बचा, डिस्प्लेसमेंट। सोचो सोचो सोचो, थोड़ा सा सोचो, क्या इस पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट यही है, फिर से वो फाइनल वहीं पहुंच गया। जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम जगह पे होता है तो बहुत खुशी की बात है, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। क्या मुझे इस क्वेश्चन से कुछ पॉइंट्स ऐसे निकल के आए जहां हमें थोड़ी बहुत नॉलेज लगानी पड़ी कि मैकेनिक्स तो चल ही रहा है, पैरेलल लिटिल मैथमेटिक्स भी आता है। इसलिए जितने भी हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं, सारे एप्लीकेशन में हमारा ध्यान यही रखना है कि उस क्वेश्चन में जितने भी पॉइंट्स होंगे उसको छोटे छोटे पॉइंट से, कुछ नया नहीं है। फिजिक्स के लिए छोटे छोटे पॉइंट का कॉम्बिनेशन होता है, हम अगर अच्छे से सीखेंगे तो कुछ भी हमारे लिए टफ नहीं होगा। ठीक है, जिनसे बन गया है, आई होप आप जब क्वेश्चन बनाते होंगे तो इसको देखने से पहले एक बार सॉल्व करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, नहीं बनेगा फिर सॉल्यूशन देखेंगे। जिनसे बन गया अच्छी बात है आपके लिए, जिनसे नहीं बना है इसको आप अच्छे से लिख लीजिए और कोशिश कीजिए समझने का हो क्या रहा है। अगर आप प्रोसेस को एक बार समझ जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी फंडामेंटल्स है, हमें सिर्फ थ्योरी का पढ़ के ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़ने के बाद सारा कहानी खत्म हो जाता है। आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फंडामेंटल्स पता है कि डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पाथ, फाइनल लेंथ। अब अगर दोनों पता है फिर भी क्वेश्चन आंसर नहीं बनते, कोई मीनिंग होता ही नहीं। इसलिए बेस्ट होगा कि हम लोग छोटे छोटे कंसेप्ट को किस तरह जोड़ के बना सकते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से आप लिख लीजिए जिन्होंने नहीं लिखा है, और जो लिख लिए उनके लिए तो आगे चलते हैं उसके लिए। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सोचने वाला है, अच्छे से देखेंगे, आसान क्वेश्चन है, कुछ नया है नहीं। क्वेश्चन सब आसान ही होते हैं, अपन देखते कैसा होता है। ए साइक्लिस्ट मतलब एक साइकिल चलाने वाला है, मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इन 10 सेकंड। ओके, एक बताते हैं हम लोग क्या बनाए, सर्कल बनाया जाए। ये साइक्लिस्ट है,
इसका रेडियस 1 मीटर दिया हुआ है, चलो मान लेते हैं उसकी बात। ये डॉटेड जो आपको दिख रहा है, डॉटेड एक साइक्लिस्ट है, डॉटेड का एक साइक्लिस्ट है। वो क्या कर रहा है, यहां पे 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है 10 सेकंड में। तो बोला है कि फाइंड आउट कीजिए 1 मिनट 5 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कहां पे होगा। तो मान लेते हैं हमारा इनिशियल पॉइंट ये है। अब सोचो कि हमको क्या दिया हुआ है, अगर टी की बात करें तो 10 सेकंड में ये 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। इसका मतलब क्या होता है, यहां से 1 कंप्लीट मतलब एक कंप्लीट चक्कर लगाने के लिए इसको जो टाइम लगता है वो कितना होता है, 10 सेकंड होता है। अगर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब होता है 10 सेकंड में वो एक बार क्या करेगा, उस सर्किल की परिक्रमा कर लेगा। ओके, अगर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है तो हमको पता पूछा कहां पे, 1 मिनट 5 सेकंड। ओके, थोड़ा सा आसान लग रहा है क्या, चलो देखते हैं। जो नया T1 टाइम आया है 1 मिनट मतलब क्या हो, उसको हम इसको कन्वर्ट करते हैं सेकंड में। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड प्लस 5, अगर आप देखें इसको कितना होता है 65 सेकंड बाद भाई साहब इसकी पोजीशन बताओ, और जहां पे वो रहेगा उसको हम मानेंगे कि ये बंदा का डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब सोचो अगर 10 सेकंड में एक बार रिवोल्यूशन करता है तो हम लोग यहां से काउंटिंग सिस्टम लगाते हैं, देखना ध्यान से। अगर ये टी है और ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है, कितनी बार ये कंप्लीट करेगा। सोचो यहां से चलना शुरू किया, फर्स्ट 10 सेकंड में ये बंदा 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करके फिर से पॉइंट ए पे ही आ गया। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लो, ये सी है, ये डी है, ठीक है। अगर उसने 1 कंप्लीट किया, 1 रेवोल्यूशन हुआ, अगेन वो 10 सेकंड बाद मतलब वो जब 20 सेकंड में पहुंचा होगा तो क्या होगा, उसने दूसरा रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया और फिर उसका पोजीशन क्या है, यही है, ठीक है। फिर से जब वो तीसरा, हमको टाइम कहां तक जाना है, 65 सेकंड तक जाना है। कहां तक, 65 तक, 20 तक गया तो 30 सेकंड तक वो देखेगा तो 3 रेवोल्यूशन, बट पोजीशन इज ऑल्सो है क्योंकि यहां से जाएगा फिर से आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग अगर 40 तक जाएंगे तो 40 सेकंड में उसने कितना किया, 4 रेवोल्यूशन, पॉइंट सेम है। 50 सेकंड में 5 रेवोल्यूशन, पॉइंट सेम है। 60 सेकंड में 6 रेवोल्यूशन, पॉइंट सेम है। लेकिन अभी यहां रुकेंगे हम, क्या आप समझते जा सकते हैं, नहीं कि अब क्या होगा, ये जो पार्टिकल था इसको जाना 65 तक ही है। अब सोचो सर ये 10 सेकंड में अगर कंप्लीट सर्किल फॉलो करता है तो क्या उसके हाफ में हाफ सर्किल तो करेगा, तो उस कंडीशन में ये पूरा कंप्लीशन तो नहीं कर पाएगा, ये 6.5 रेवोल्यूशन करेगा, मतलब 6.5 करेंगे। तो ये पॉइंट्स यहां था, अब ये फाइनल पॉइंट बी पे पहुंच गया। क्या हमने इसका स्टेटस निकाल लिया कि आफ्टर 65 सेकेंड इस जो साइक्लिस्ट था उसका जो पोजीशन था वो पॉइंट बी पे आ गया। अगर यहां से चला था तो हाफ सर्किल बी पर ही होगा। तो अब हमसे पूछा है कि सर अब हमें ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। सिंपल स्टोरी है, क्या है डिस्प्लेसमेंट, कहने का मतलब होता है अपने को देखने का इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियली कहां पे था, ए पे, फाइनल कहां पे है, बी। तो ए बी जो डिस्टेंस होगा, जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड 2r। क्यों, अभी तो सिखाया था ए से बी का डिस्प्लेसमेंट r प्लस r होता है, जो कि डायमीटर होता है। r का वैल्यू 1 दिया है, दैट इज 2 मीटर। छोटे से कंसेप्ट्स होते हैं वैसे, जहां पे थोड़ा सा नया कुछ करना नहीं पड़ता है। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, आई होप समझ गए होंगे आप। इसको लिखिए, जिन्होंने बनाया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बनाया उनको भी लिख लेना चाहिए। लिखिए इसको। तो कहां से पूछा है, ए से बी का डिस्टेंस दैट इज 2 मीटर। मैं यहां से जाना चाहिए, लिख लो पूरे अच्छे से। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन के पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक नए पैटर्न से क्वेश्चन शुरू करते हैं जो कि नया तरीका होता है देखने का। अब देखो पार्टिकल क्या है, थोड़ा सा हम लोग डायग्राम पे चर्चा करते हैं। हमने वेक्टर में जब नॉलेज ऑफ डायरेक्शन की बात करी थी उसमें थोड़ा सा चर्चा होगा और ध्यान से देखेंगे। अगर आपको एक टाइप से क्वेश्चन को आप अरेंज कर पाते तो बाकी सब बन जाएंगे। ए पर्सन मूव्स 50 मीटर ड्यू नॉर्थ। ओके, बात आगे सर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको फिजिक्स में सबसे फंडामेंटल काम होता है कि आपको डायरेक्शन ड्रॉ करने आना चाहिए। डायरेक्शन मतलब हम लोग यहां बात कर रहे हैं, बाकी हम लोग बाद में करेंगे। जो स्ट्रक्चर का एबीडी होता है, मतलब कि जिसका हम लोग डायग्राम बोला करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये बंदा है जो कि 50 मीटर गया नॉर्थ। अब नॉर्थ किधर है, तो यहां से हम मान लेते हैं कि ये 50 मीटर नॉर्थ है, ये 50 मीटर नॉर्थ है। उसके बाद उस बंदे ने ईस्ट की ओर कितनी चली, 40 मीटर।
इसको भी एज्यूम कर ले, यहां से 40 मीटर उसने ईस्ट की ओर चली है। thereafter उसने क्या करा है कि 20 मीटर साउथ भी चला है। इसके बाद साउथ किधर है? डाउन है। बस आपको नॉलेज होना चाहिए, खुद को ऑब्जर्वर मानेंगे और वहां से आप सारा कुछ कहानी करते चलेंगे। ओके सर, बात तो समझ में आ गई क्या क्या होगा। तो हमें डिस्प्लेसमेंट ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट चाहिए। तो ये चला कहां से था? ओ से। ये ओ से चला, पहुंचा कुछ यहां पे, दैट इज 20 मीटर। दिस इज आवर फाइनल पॉइंट। तो क्या सिखाता है? जब भी अपन ड्रॉ करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो वो क्या सिखाता है? इनिशियल से फाइनल जाने वाला जो लाइन होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब बात यह सर, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखूं? सोचो तो सही। ये पहले 50 गया था, तो यहां 50 कोऑर्डिनेट होगा y का, वहां से 20 डाउन हुआ, इसका मतलब 30 बचेंगे। तो इस पॉइंट पे जो y का कोऑर्डिनेट होगा वो 30 होगा, क्योंकि हम लोग y की बात करें नॉर्थ की। अगर x की बात करें तो हमने ईस्ट में कितना चला है? एक हमने 40 चला है। बस सिंपल सी कहानी है। ईस्ट का मतलब क्या होता है सर? जनरल बाय आई कैप, एंड नॉर्थ मतलब क्या होता है? जे कैप। दैट इज द रेसिप्रोकल रिलेशंस। अब क्या होगा, अगर हमें इस दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, अगर हमें इस दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, तो हम क्या करेंगे? वेक्टर लिख लेंगे। तो मान लीजिए यहां से अपन वेक्टर लिखते, क्या होता है? वेक्टर में सिखाता है, अगर दो कोऑर्डिनेट हमें पता हो, तो एक्स आई कैप एंड वाई जे कैप। व्हाट इज एक्स? क्या इस पॉइंट से यहां तक का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? दिस इज 40। वेरी गुड। दिस 40 आई कैप प्लस यहां से यहां तक कितना है? 50 पूरा था, यहां तक टोटल कितना बचेंगे? 30 जे कैप। बस हो गया हमारे काम वेक्टर में। लेकिन हमें पता है कि सर ये डायरेक्शन साथ आया नहीं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल थोड़ा सा अच्छे से। तो क्या करोगे? मैग्नीट्यूड है तो क्या करोगे सर? सिंपल सी कहानी है, आपने बताया था इसका एक्स स्क्वायर होता है और इसका वाई स्क्वायर होता है। तो 30 का स्क्वायर 900, 40 का 600, तो जोड़ने के बाद कितने होते हैं? 2500, और इसके रूट में 50 मीटर। लेकिन ये अभी अधूरा आंसर है। हमारे मन में एक ख्याल आता है कि सर अभी 50 मीटर है, थोड़ा इसमें डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर के साथ कैसे लिखेंगे? फाइन डायरेक्शन। अब सोचो, क्या ये वेक्टर है? आप इसको मान लीजिए अल्फा। कितना मान लीजिए? अल्फा। और जब अल्फा पता होता है तो आपको पता है कि ये कोऑर्डिनेट है 30, ये कोऑर्डिनेट है 40, तो हमको निकालना होता है एंगल। तो यहां से हमने क्या सिखाया था वेक्टर रिजल्टेंट में? tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर वो होता है जो थीटा के सामने अल्फा के सामने वाला होता है। वो कितने हो गए? 30/40। इसको हटाएंगे तो हमें कितना आता है? 3/4। अब सोचो, हमने लिखा था अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। इसका मतलब ये होता है 37 डिग्री। अब इसको लिखेंगे कैसे? एक थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसका डायमेंशन लिखेंगे कैसे? हमने बताया था कि जब भी हम लोग, एक थोड़ा सा नॉलेज आपको याद होगा, बट फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं फिर से रिकैप करके। अगर ये थीटा होता था, अगर ये कोई वेक्टर था और ये थीटा था, तो इसका डायरेक्शन कैसे लिखते थे? हमने बताया था वेक्टर में कि थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ओके, इसका मतलब क्या होता है? अगर इसका बात करें, आर मैग्नीट्यूड थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसका मतलब हमने क्या सिखाया था? जो लास्ट में क्वांटिटी होता है, जो लास्ट में होता है, जैसे ईस्ट है, वहां पे बैठ के सामने वाले की ओर जब ट्रेवल करते हैं, जब सामने वाले की ओर ट्रेवल करते हैं, तो वो जो एंगल उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट कॉल्ड थीटा। ये हमने वेक्टर के इंट्रोडक्शन पर पढ़ाया था कि हम लोग डायरेक्शन लेते कैसे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब देखो, अगर इस तरह कंडीशन है क्या, यस 37 डिग्री, अगर इसको हम लिखेंगे अच्छे से तो क्या लिख सकते हैं? यहां से हम रिजल्ट को लिखा जाए तो क्या होगा? 50 मीटर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या कहते हैं? ईस्ट पे बैठो और नॉर्थ की ओर चलो। सिट ऑन ईस्ट आपने सिखाया था, मैं 2-3 बार बोल रहा हूं इसको। ईस्ट पे बैठना है और किसी नॉर्थ की ओर जाना है। जो इंक्लाइनेशन बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। अब सोचो, इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। 2-3 बुक में लिखा है, नेवर ट्राई नहीं करेंगे, बट बता रहा हूं कैसे होता है, उसको लिखते हैं। दूसरे तरीके से लिखा होता है ईस्ट नॉर्थ 37 डिग्री। अब देखो, यही आंसर होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 50 मीटर। इसको कैसे लिखेंगे? 50 मीटर ईस्ट 37 डिग्री नॉर्थ। आपको किसी किसी बुक में इस रेफरेंस में दिखेगा, ये भी करेक्ट है। बट जो हमने सीखा है
37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, आप इसको उल्टा पलटा मारेंगे, इसका मतलब ये होता है। तो कभी आपको ऐसा दिखे दिस बोथ हैव सेम मीनिंग, इसका मतलब होता है 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका मतलब भी सेम ही होता है। अब तो ये भी हमारा करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये हमारा नया भी लिखने को मिल गया। तो किसी बुक में अगर इस तरह का डिफरेंस दिया होगा तो आप ये मत समझिए कि हमने कुछ गलत पढ़ लिया है। कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाते हैं हमें। तो हमें इसमें एग्जैक्ट आंसर कितना होगा, क्या लिखा, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। सर 50 मीटर होगा, किधर होगा, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट होगा। मतलब इसका जो एग्जैक्ट पोजीशन वेक्टर आएगा, जो कि हम डिस्प्लेसमेंट नाम से जानेंगे, वो क्या होगा, दिस इज द पोजीशन। तो इसका आंसर क्या होगा, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट बेटर करेक्ट हम लोग ये लेके चलेंगे तो हमें समझ में आते हैं। हमने फंडामेंटल में यही पढ़ा, बाकी ये भी सही है। तो ये आपको सिखाया था मैं पहले, वेक्टर के साथ कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे एंगल लेते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला होता है, जब इस तरह लिखते हैं तो जहां पे सिट करते हैं वहां से हम लोग क्या करते हैं, टर्न डाउन कर जाते हैं, किधर, नेक्स्ट की ओर। जो एंगल बनता है जहां से बैठ के चलेंगे वही तो बनाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लीजिए, और ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, 2-4 क्वेश्चन करेंगे इस पे, तो हमें सारा माजरा क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, और एक क्वेश्चन नहीं सीखने से भी कुछ नहीं होता है, 2-3 तो सीख ही जाएंगे। लिखो इसको, इसी का दूसरा क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन को बनाते हैं, थोड़ा सा हमने डाटा को मैनिपुलेट किया, बाकी कंसेप्ट सेम ही है। ए पर्सन मूव्स 30 मीटर ड्यू ईस्ट। अब सोचो, वही क्वेश्चन है ना, बस नया नहीं करने का। हमारा आपसे ये कहना है कि आप एक बार स्क्रीन को पॉज करें, अटेम्प्ट करें, रॉन्ग होगा कोई बड़ी बात नहीं है, गलतियां इंसान से ही होती है, गलती हो जाएगा तो हम सही कर लेंगे बाद में देखने के बाद। बट एक बार हमारा मानना है कि आपको अटेम्प्ट करना चाहिए क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आपको खुद से एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए, फिर बाद में गलतियां होंगी तो हम लोग उसमें सुधार करने की गुंजाइश हो सकती है हमारे लिए। अगर वह सिर्फ सॉल्यूशन ही देखेंगे तो हो सकता है हमारे लिए उतना फायदेमंद ये लेक्चर नहीं हो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना फायदेमंद होना चाहिए। तो जब आप एक कंसेप्ट सीख जाते हैं तो जो रिपीटेड क्वेश्चन आता है वहां पर क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को पॉज करना चाहिए और आपको खुद से सॉल्व करना चाहिए। हाँ, नहीं बनेंगे तो उसका हमारे पास सॉल्यूशन है कि हम लोग यहाँ से फिर आगे का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। चलिए हम मान लेते हैं कि आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा, बनाया होगा, ठीक है। अब देखो, ए पर्सन मूव 30 मीटर ड्यू वेस्ट, वेस्ट किधर है, इधर है, तो वो बंदा 30 मीटर इधर आया है, 30 मीटर इधर आया है, देन 20 मीटर ड्यू साउथ, किधर है भाई, साउथ इधर है। चलो यहां से ये बंदा 20 मीटर साउथ गया है, फिर यहां से वो 20 मीटर ईस्ट गया, ईस्ट किधर है, उधर है। चलो तो सही, ओके, ये यहां पहुंच चुका है। अब हमसे क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जिंदगी में एक ही चीज तो सीखा अपन, जब भी वेक्टर की बात होती है देख इनिशियल पॉइंट कहां पे था और फाइनल कहां पे पहुंचा, उसके बीच का जो वेक्टर होता है वही तो होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको अपन मान के चलते हैं आर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सोचो 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 क्या कर सकते हैं अपन। यहां पर हमारे लिए एक पॉइंट मिला कि अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ढूंढ के निकाल लूं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ढूंढ के निकाल लूं तो अपनी बात बन जाएगी। यस, चलो क्या करते हैं, ढूंढते हैं अपन कोऑर्डिनेट। क्या होता है, अगर ये 20 डाउन आया है तो 20 डाउन साउथ में ये कोऑर्डिनेट हमारा 0-20 है क्या, अरे है ना, देख तो सही, ये हमारा 0-20 है, ओके। अगर हम x की बात करें तो ये कंप्लीट 30 आया था और ये कितना चला गया, 20 लेफ्ट में, क्या रिमेनिंग यहां बचा है -10। ये 10 है, कोऑर्डिनेट लेंगे, मैं इसका डायरेक्शन लिखता हूं -10, 0। क्या मुझे इस वेक्टर को लिखने के लिए दोनों कोऑर्डिनेट मिल गया क्या, अगर x i कैप y j कैप दोनों कोऑर्डिनेट है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ x, -10। देखो तो सही, -10 i कैप, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ y, -20, तो कितना हो गया, -20 j कैप। अब क्या करें, सिंपल सी बात है, अगर वेक्टर हम लिख सकते हैं, बस इसमें कुछ लॉजिक सी बात नहीं, आसान आपने कर लिया होगा, सबने बना लिया होगा, ठीक है। 10 i कैप प्लस 20 j कैप। अब हम लोग यहां से दो बात करेंगे, सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर किसकी बात करेंगे, व्हाट इज द डायरेक्शन एक्चुअली, यहां से मिल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, माइनस के स्क्वायर प्लस होता है, ये हमको पहले 1 कर देते हैं। 100 कितना होता है, 10 का 100 होता है और 200 का 400 हो जाता है, तो सम कितने हो गए, दैट इज 500। इसको आप जैसे लिखना चाहो 10√5 चलेगा, हाँ वो अच्छा रहता है, 10 का 100, 10/5 मीटर लिख लेते हैं, ठीक है, दैट इज द रिजल्टेंट। अब हमारे माइंड में ख्याल आता है कि सर एंगल ले किधर से, एक्चुअली एंगल हम लोग ले किधर से। तो सोचो हमारे पास 2-3 रास्ते हैं कि अपन इधर से इधर से ले, तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूं। मेरा मानना है कि मैं मान लेता हूं सर ये एंगल, इसको हमने अल्फा मान लिया, इसको हमने अल्फा मान लिया, ओके। जब इसको हमने अल्फा ले लिया है तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, ये चला किधर से था, इनिशियल पॉइंट्स एक चला था, तो इसको छोड़ो, इसको मान लेते हैं अल्फा।
हम लोग क्या करते हैं, जो इनिशियल उसको मान लेते हैं अल्फा, ठीक है। अगर वो अल्फा होगा तो ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस। तो चलो हम क्या करते हैं, अल्फा की कहानी को निकालते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल की कहानी क्या होती है उसको लिखो, tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। आपको तो याद हो गया होगा, क्लास 10th से पढ़ते हैं अपन। व्हाट इज परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला p होता है, दैट इज -20। व्हाट इज माइनस बेस, -10, ये कितने बचे 2। अब देखो तो सही, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। अब इसको लिखेंगे कैसे, मैं फिर से एक बार लिख के दिखा रहा हूं। आप लोगों ने आई होप यहां तक तो करेक्ट ही किया होगा, यहां तक। इसको हम लोग अल्फा को मैथमेटिक्स में tan इनवर्स 2 लिख सकते हैं, कोई वैल्यू हम लोग एग्जैक्ट पता नहीं, इसलिए tan इनवर्स 2 हम लिखते हैं, ठीक है। अब हमें लिखना कैसे होता है उसको हम लोग आपको लिख के बताते हैं कैसा होगा। हमको जो डायरेक्शन लेना हो, जैसे लिखना वैसे लिख सकते हैं। अब सोचो कि हमने क्या लिखा, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है कि इसको रिजल्टेंट होगा tan√5 मीटर। अब सोचो हमने एंगल कहां से लिया था, इट इज दिस। तो हमने क्या सिखाया था, जितना भी एंगल लेंगे tan इनवर्स 2 साउथ ऑफ वेस्ट लिख सकते क्या, साउथ ऑफ वेस्ट। क्या कहना है सर, वेस्ट पे शिफ्ट करना है और साउथ को जाना है। देखो तो सही, इसी एंगल की बात हो रही है, दैट इज द पोजीशन। हमने क्या बोला है, इस पे शिफ्ट करके इस पे जाना है, दैट इज सेटिंग पॉइंट। बस ये ड्राइविंग सीट है, बैठना आसान है इसमें। क्या ये ड्राइविंग सीट है, यहां बैठो इधर चला जाओ। कितना होगा, इतना एंगल बना है। इसको दूसरी भाषा में लिख दूंगा, एक बार लिखता हूं, दोबारा नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि वो चीज हमें उतना कॉन्सेप्ट को मिसकॉन्सेप्ट नहीं बनाना, बट एक बार लिख के बताता हूं लिखते कैसे। अगर ऑप्शन में आ जाए तो हमें पता होना चाहिए कि वो भी करेक्ट है। सेकेंड वे, tan√5 मीटर वेस्ट tan इनवर्स 2 साउथ, बुश पीछे वाले की तरह ही है। क्या था वहां पे, ईस्ट 37 साउथ, ये कितना है वेस्ट tan इनवर्स 2 साउथ। बस ये भी तरीका करेक्ट है हमारा, बट ये हमारा ज्यादा फैमिलियर है। मतलब क्या होता है, होम ग्राउंड वाले पे बेफिक हमको क्वेश्चन बन जाएंगे वहां से, बट हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये सब पे भी नॉलेज रखना पड़ेगा कि इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने लोग बनाए होंगे, जिन्होंने बनाया जिनका आंसर मैच करिएगा उनको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको क्वेश्चन की बातें समझ में आ गई कि इसका परपेचुअल पॉइंट्स होते क्या है एक्चुअली, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसको। अब देखिए क्वेश्चन उसी का पार्ट है, थोड़ा सा हम लोग डायरेक्शन हेरा फेरी करते हैं, बाकी नहीं आएंगे। ए पार्टिकल मूव्स 30 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो देखो ये सब क्वेश्चन तो बनना चाहिए आपसे। फिर हमारा कहना एक ही है, आप स्क्रीन को पॉज करेंगे, पहले अटेम्प्ट करेंगे, नहीं बनेगा तो फिर सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपका सॉल्यूशन करेक्ट हुआ तो आप मतलब आप सही ट्रैक पे आप समझ रहे हैं, नहीं तो फिर आपको क्या होगा, कंसेप्ट को फिर से सीखना पड़ेगा, जस्ट रिवर्स जाके, ठीक है। अब क्या, ए पार्टिकल मूव 30 मीटर ड्यू नॉर्थ। ओके, अगर ये नॉर्थ है, हमने तो मान के रखा है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। जस्ट कन्वेंशन देखेंगे कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं। 30 मीटर ड्यू नॉर्थ, तो मान लेते हैं नॉर्थ जाने का डिस्टेंस इसने 30 रखी है, मान लिया बात इसकी। फिर क्या होता है, 20 मीटर ईस्ट, ईस्ट किधर है, इधर से 20 ईस्ट गया है, मान लेते हैं, चलो 20 मीटर ये ईस्ट गया होगा। देन फाइनली 20√2 साउथ वेस्ट। अच्छा ये बात समझ नहीं आई, व्हाट इज मीनिंग ऑफ साउथ वेस्ट, इसमें कैसे पता चलेगा। हमने बताया था इन केस ऑफ वेक्टर, जब भी साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ और ईस्ट साउथ की बात आएगी तो उसके इसमें एंगल कितना होता है, 45 मिड की बात होती है। इसका मतलब इसका डायरेक्शन होता है, अगर ये 45 होगा, अगर ये 45 होगा तो हमने क्या लिखा है, साउथ वेस्ट, ये 45, ये 45। तो जो भी वेक्टर होगा वो क्या कहलाता है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, सॉरी ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है। इसका मतलब बोलता है कि दिस, मान लो इसका 2 मीटर है, डायरेक्शन है 2 मीटर साउथ ऑफ वेस्ट। इसका मतलब दोनों का एंगल कितना है, 45 है, इसकी बात करते हैं, और नॉर्थ ऑफ ईस्ट 45 होता है। इसका मतलब जब साउथ वेस्ट दिया, इसका मतलब 20√2 जो डिस्प्लेसमेंट है वो एग्जैक्टली साउथ वेस्ट के सेंटर पे है। अब देखो ये क्या साउथ वेस्ट है, तो इस पॉइंट को अगर हम यहां से शिफ्ट करना चाहेंगे तो क्या कुछ इस तरह का डिस्प्लेसमेंट होगा। को बोलेगा सर नहीं समझा, देखो फिर से हम मान लेते हैं कि ये एक्चुअली एक बनेगा, क्योंकि हमको वेक्टर ऑफ रेजोल्यूशन आना चाहिए। तो यहां से देखें कैसे करते अपन, अगर ये 45 है, ये कितना है 20√2 है, इधर देखेंगे यहां से, अगर ये साउथ है, ये वेस्ट है,
ये 45, ये 45, तो सोचो तो सही, अगर हम लोग 45 ये लेते हैं तो इसको कॉस ले लो, बाकी चलेगा। तो ये कंप्यूटर कितना हो चाहिए 20√2 cos 45, मतलब √2 कैंसिल, तो ये कितना होगा 20। इसमें साइन देखो 20√2 sin 45, √2 कैंसिल कितने हो गए 20। इसका मतलब इस कंपोनेंट में जो इसका दो ब्रेकअप्स कंपोनेंट्स होंगे उसका x भी 20, y भी 20, तो इसके साथ जो एंगल बनाया यहाँ पे 45 मान लें, तो इसके साथ जो x कंपोनेंट कौन सा है ये वाला, तो ये कितना होगा 20, y कितना होगा ये भी 20। ये आया कैसे आप यहां से देख लो, साउथ वेस्ट है, इधर भी 20 इधर भी 20, इसको ब्रेक किया ये 20, इसको ब्रेक किया ये 20। अब देखो अगर ये कंपोनेंट 20 है तो x वाला रहेगा क्या, वो जहां से चला था जीरो पे आ जाएगा। कैसे, अगर वो 20 गया था एक कंपोनेंट 20 क्या होगा, एक x यहाँ पे 0 हो गया। अब देखो y में कितना है सर, y में 30 था, आया कितना 20, दिस रिमेनिंग इज 10, बचेगा ना। O से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस 30 था, ये यहां से यहीं तक आया है, 10 रिमेनिंग है। तो देखो तो सही, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है भाई साहब, सबसे पहला होता है व्हाट इज द इनिशियल पॉइंट, O है, फाइनल क्या है A है, खत्म कहानी। O से A का डिस्टेंस तो सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं वेक्टर R है, किधर वो डिस्टेंस कितने 10 मीटर, खत्म। ऊपर क्या ले लूं आई कैप, डन, सॉरी जे कैप नॉट आई, 10 जे कैप। अगर लिखना होगा मैग्नीट्यूड में अच्छे से लिख लो, R इन 10 मीटर इन नॉर्थ, बाकी कुछ तो है ही नहीं, किधर में वो नॉर्थ में। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें डायग्राम से समझ में आना चाहिए। अगर आप इसको एक कैलकुलेटिव पे होता है कैसे किया जाए कैसे किया जाए, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ लिटिल बिट जो आपको समझाने में मदद करेगी। और ये पॉइंट आप पहले में पढ़ चुके हैं, ईस्ट नॉर्थ हो, नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ वेस्ट हो, जब बीच में कुछ मेंशन नहीं होता है, इस तरह का टर्म लिखा होगा तो मानेंगे क्या होता है वो एंगल बाइसेक्टर या 45 पे होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा 10 मीटर इन नॉर्थ और 10 जे कैप, दैट इज द आंसर। राइट इट लिख लीजिए। आई होप सबका आया होगा करेक्ट, आसान सा पॉइंट्स था, इसको लिख लीजिए। जिनसे आ गया अच्छी बात, नहीं आया कोई बात नहीं, ट्राई कर लीजिए, फिर से सीख जाएंगे हम लोग। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोग जस्ट सब आपके लिए दिया है क्वेश्चन, ही है इस पर हम कम ही बताएंगे, आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो आपके टेस्ट के लिए आप क्या समझ गए पॉइंट डायरेक्शन की नहीं, आप क्या करें पहले स्क्रीन को पॉज करें, इसको अच्छे से बनाएं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे कैसे कैसे होता है। और याद रखेंगे यहाँ पर दो चीज दिया हो, मैं इसको एक बार सिग्निफाई कर देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है हमने सिखाया था ना, इसको इंटरचेंज कर दो तो क्या माना जाता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट, इसका मतलब ये होता है, इसको ये भी लिख लीजिए 57 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ। आप शायद आसानी से समझ जाएंगे, ये आपके लिए हमने कर दिया कि आप खुद ही कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले कर लेंगे फिर सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलो हम लोग फर्स्ट बात करते हैं। डायरेक्शन देखो, आप लोगों ने बना लिया होगा, इतना हमारा मानना है कि आप इसको सॉल्व कर लिए होंगे। ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट देखो भाई क्या है 5 मीटर ईस्ट, क्या नया है इधर तो कितना आसान है, किधर को जाना है ये 5 मीटर ले लो, ये कितना है आई कैप, खत्म कहानी। 5 मीटर ईस्ट आंसर कितने हो गए, इसको मानो डिस्प्लेसमेंट 1 5 आई कैप, क्योंकि वो नेट पूछा है सबको जोड़ के बताना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 10 मीटर 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब इधर कहीं पे कितना डिस्टेंस है वो 10। 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट का मतलब क्या होता है, इधर बैठ के इधर जाने का, बैठना किधर को है साउथ वेस्ट पे, एंगल किधर से बनाएगा दिस इज 37, बस कहानी खत्म है हमारी। एंगल पता है, लो जी, इसको मान लो x, इसको मान लो y, जिसके साथ एंगल होता है उसको बोलते हैं cos थीटा, जिसका क्या होता है sin थीटा। x क्या हो जाएगा 10 cos थीटा, कैसे लिखूं कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं, चलो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, जो x कोऑर्डिनेट होगा माइनस साइन बाद में पुट करेंगे 10 cos 37, व्हाट इज दिस 10 cos 37 होता है 4/5, इसने इसको मार दिया दैट इज 8। y की बात करें 10 sin 37 10 इंटू 3/5, इसने इसको मारा दैट इज 6। को वेक्टर लिखो, क्या लिख दूं बोलो तो सही, मान लो ये सेकंड वेक्टर होगा। अब देख x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो लिखते चल -8 आई कैप -6 करेक्ट लिखा ना, हाँ -6 जे कैप, खत्म कहानी। बस यही तो है, आंसर मैच किया ना, करेगा ही क्यों नहीं करेगा। अब देख थर्ड क्या दिया है सी वाला
20 मीटर साउथ 53 ईस्ट, मतलब क्या होगा 53 ईस्ट ऑफ साउथ। ओके, किधर बैठना है, साउथ ईस्ट किधर होगा, इसकी बात, ये 20 है। अब क्या करें अपन, डायरेक्शन क्या बोले, साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट पे बैठ, सॉरी साउथ में ईस्ट पे जा, एंगल कौन सा लेंगे अपन, ये एंगल की बात हो रही है, डेट इज 53। तो इसने जो एंगल बनाया डेट इज x, और ये इसके लिए क्या होगा, ये y। तो क्या होगा, x यहां पे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 20 cos 53 डिग्री। तो हमने कितना था 4 या 3 20 इंटू 3/5, 5 इंटू 4, दैट मीन्स 12 x का वैल्यू, एंड y हो जाएंगे, ओके नहीं हमने रॉन्ग लिखा है, x में होगा साइन, ये y का वैल्यू हो गया, ये y हो गया, x कितना होगा, क्योंकि साइन एंगल के बाहर का है ना, हमने इस एंगल लिए 20 साइन 53 कितने हैंगे 20 इंटू 5 4 दैट इज 16। तो यहां से लिखूं डायमेंशन, तो ये हमारा थर्ड हो गया, D3 इज इक्वल टू 1 2 3, व्हाट इज x, x तो पॉजिटिव होगा तो लिखेंगे 16 i कैप, y इज नेगेटिव माइनस 12 j कैप। आ गई, क्या हमने तीनों पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लिख लिया। अब क्या बात आएगी सर, नेट की, नेट मतलब क्या करूं, ऐड कर दूं सबको, फाइनल की बात आएगी। देखिए इधर जो नेट डिस्प्लेसमेंट d होगा उसको लिखो, तो क्या लिख सकते हैं, d1 मतलब कितना है ये 5 i कैप प्लस -8 और प्लस 16, तो कितना होता है, i में देख तो 16 प्लस 5 21 माइनस 8, इसका मतलब ये 13 i कैप होगा। बस देखना कैसे हमने लिखा है, वो प्लस 16 है, प्लस 5 21 माइनस 8 13 i कैप। फिर जे में देख, जे में -6 -12, उधर तो है नहीं, कितने होंगे -18 i कैप। बस ये पता है, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, बाकी हमको डायरेक्शन तो अभी नहीं है, एंगल तो चाहिए नहीं। 13 स्क्वायर प्लस -18 स्क्वायर प्लस ये होते हैं, कितने होंगे 3 × 24, जोड़ दो तो कितना होता है 169 प्लस 324। बस सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं वैल्यू निकालना है, दैट इज द आंसर। तो ये सब आपके लिए था, छोटा छोटा क्वेश्चन था जो आपको समझ में आना चाहिए। और हमें मैकेनिक्स में स्टार्टिंग में अच्छे अच्छे क्वेश्चन कभी मिलेंगे जब हम लोग छोटे कंसेप्ट को अच्छे से सीखेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही बार में हाई लेवल पे चले जाएंगे। और ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हाउ कैन यू मैनिपुलेट क्वेश्चन को, डायग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हो, डायग्राम को आंसर में कैसे कन्वर्ट करते, दोनों को वाइस वर्सा कंडीशन सिखाया आपको। एक बार हमने ये डायग्राम दिया, ये पूछ लिया, अब ये दिया, ये पूछ लिया, आपको दोनों तरफ से कंसेप्ट का क्या होता है, फैक्चअप हो जाएगा कि उधर का कंसेप्ट इधर कैसे लगाते, उधर का उधर कैसे लगाते। ठीक है, जिनसे बन गया वो लिख लीजिए, सॉरी जिनसे नहीं वो लिख लीजिए, जिनसे बन गया कोई बात नहीं, आप तो अच्छे से बना ही रहे। और आपको हमें 2-3 बार कर चुका हूं, आप एक बार अटेम्प्ट जरूर करें बनाने से पहले, जब क्वेश्चंस आसान हो। ऐसा भरोसे मत बैठेंगे कि सर ही बनाएंगे तो आप लिखेंगे, आप खुद से बनाएं, गलती होगा तो आप सीखने को आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूं, आप पहले लिख लो इसको। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, थोड़ा सा डायग्राम मेंशन कर लेते हैं पहले। A monkey running in a garden move from 30 meter north, then take 90 degree right turn and move 40 meter, and then finally climbs on a tree of height 50 meter. Then find the magnitude of the displacement. अब मंकी चला किधर से, तो थोड़ा सा हम लोग इस डायग्राम को रेफरेंस रखते हैं। ये x एक्सिस है, ये y और z है, हमें पता है y के अलग नॉर्थ होता है, x में ईस्ट होता है, और z होता है आउटसाइड द प्लेन होता है, जिसकी हम बात करेंगे, इसकी बात हो रही है। ठीक है, अब मंकी हुआ क्या है, पोजीशन के मंकी किसी गार्डन के किसी कॉर्नर से चलना शुरू हुआ। ठीक है, वो 30 मीटर नॉर्थ गया, इसका मतलब क्या होगा, हम इस डायरेक्शन की बात करें तो सबसे पहले इस गार्डन में 30 मीटर गया था, उसने यहां से एग्जैक्ट 90 यू टर्न मारा है, 19 का टर्न मारा है, कितना पहुंचा राइट पे, तो राइट में 90 कितना होता है, दैट इज कॉल्ड 40 मीटर। फिर यहां से ऊपर नहीं गया, एक्चुअली क्या होता है, दिस इज द थर्ड पोजीशन, वो यहां से एग्जैक्टली प्लेन से बाहर आ गया। अब पेड़ होगा क्या यार, अब यहां पे एक पेड़ है तो इस पेड़ पे चढ़ गया, मान लीजिए ये मंकी यहां से निकला था, ये मंकी यहां पे आया, फिर यहां से इस मंकी ने यहां से टर्न मारा, फिर यहां से मंकी इधर चढ़ गया और ये मंकी इस पेड़ पे आ गया। ठीक है, इसका 3 पोजीशंस है, तो ये एक्चुअली 3D का पेड़ है। 3D मतलब क्या होता है, यहाँ डायरेक्शन का पेड़ है। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो क्या कहना चाहते हैं, ये पेड़ एक्चुअली यहाँ पे आ गया,
हमसे पूछा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, अगर ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, तो क्या मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को पता लगा लूं तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तो डायग्राम होगा कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं। हमने क्या बताया था, जब भी जिंदगी में 2D के अलावा 3D का रिप्रेजेंटेशन आता है, तो हमने एक बताया था आपको पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ओपी, वो क्या करता है, सारी कहानी को खत्म कर देता है। बोलते हैं ठीक है तुम इतना चिल रहो, आराम से, प्रॉब्लम नहीं लेने का, अगर तुमको कोई भी 3D वेक्टर आएगा तुम मेरा सहारा ले लेना, तुम मेरा सहारा लेना, तुम्हारा सारा डायग्राम क्या होगा, सही होगा। इसने क्या बताया, तू मान ले कि x में वो I गया था, और मान ले y में वो j गया था, और z में k गया था, ये हमारा पोजीशन वेक्टर होगा। तो किसी भी कहानी की बात कर ले वही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हमें उसको कन्वर्ट कैसे करना है उसको ध्यान से देखेंगे। अब देखो, अगर ये नॉर्थ में चला तो नॉर्थ में तो y है, इसका मतलब जो 30 मीटर का डिस्टेंस था वो y में चला था। इसने नॉर्थ से यू टर्न के किधर गया, राइट की ओर। राइट क्या, ईस्ट है, ईस्ट मतलब क्या होता है, x, तो x कितना चला, वो 40 मीटर चला। अब फाइनली क्या है, यहां से वो आउट ऑफ द प्लेन आ गया स्पेस में, तो बचा क्या, z ही तो है, z कितने हो गए, 50 मीटर हो गए। क्या मुझे इस सब एनालॉजी को समझने में प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। तो ये तो इसलिए सिखाया था 3 कोऑर्डिनेट्स फॉर्म्स ऑफ 3D रेजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स फॉर्म। जब भी ये आया ही था हमको आसान बनाने के लिए, 3D हमेशा हम बना नहीं सकते, इसलिए जब भी 3D हो तो आंख मूंद के डाल दो वहां पे, बट डिपेंड क्या होना चाहिए, मुझे x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू लिखना चाहिए। तो चलो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज x, देखो तो सही, 40 मीटर है, y क्या है, 30 मीटर है, z क्या है, 50 मीटर। हो गई कहानी। क्या डिस्प्लेसमेंट है, यस सर ये डिस्प्लेसमेंट है, कहानी खत्म हमारी। क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड। लो अब मैं बताऊं क्या, कर ही लोगे तुम लोग। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है सारे कंपोनेंट का स्क्वायर, ये हो गया 40 का स्क्वायर, ये हो गया 30 का स्क्वायर, ये तो खुद 50 का स्क्वायर होगा। सोचो तो सही कितने होंगे, 40 का 60 100, 330 का 925 25 5000, इसका मतलब कितने लिख सकते हैं अपन, 50√2 मीटर। दैट इज द आंसर, खत्म कहानी। तो मुझे इस छोटे मोटे क्वेश्चन से समझ में आना चाहिए, क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम होगा तो नहीं, अगर अपने फंडामेंटल क्लियर है तो। ये मैंने वहां 3D बताया था, ये आजा ही इसी सब के लिए। हमने कैलकुलेशन को, जितना हमारा कैलकुलेशन होता है, सारे कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, अब 3D तो हमेशा लगेगा नहीं, तो बेटर अगर हम लोग कोऑर्डिनेट ढूंढ सकते हैं तो 2D का रिप्रेजेंटेशन एक्स आई कैप वाई जे कैप होता है, और 3D में एक्स वाई जेड एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो आई होप जितने लोगों का आंसर आ गया था अच्छी बात है, नहीं आया तो आप अच्छे से लिख लीजिए और सीख लीजिए, हम लोग अप्लाई करते हैं किसने, सीख लीजिए इसको, अच्छे से लिखो इसको। अब देखिए एक क्वेश्चन है, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन से ध्यान से देखिएगा। ए व्हील ऑफ रेडियस r इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड इट्स कांटेक्ट पॉइंट ऑन ग्राउंड इज p, ऐसा कुछ दिया हुआ है कि कोई व्हील है जिसको हम मान लेते हैं लाइक दैट, ठीक है, ये ग्राउंड पे ऐसा रखा है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट p है, ठीक है, इसका रेडियस r है, तो आपको तो पता होगा दैट इज रेडियस r होगा, ठीक है। अब क्या बोला है, इफ व्हील स्टार्ट्स प्योर रोलिंग, थोड़ा सा कंसेप्ट आप सीख लेंगे, व्हाट इज प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है। अब रोलिंग का मतलब आप इस चौक को देख रहे हैं, यहां पे रोल कर रहे हैं, ठीक है, ये चौक रोल कर रहा है, आपको देखने होगा छोटा सा डैश है, ठीक है। रोलिंग का मतलब होता है कि उसमें कोई तरह का क्या होता है, स्किडिंग नहीं होना चाहिए। प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है, नो स्किडिंग। इसको आगे जाकर हम पढ़ेंगे कंसेप्ट में, इसका मतलब कोई स्किड मतलब क्या होता है, घिसना नहीं चाहिए लाइक दैट, अगर रोल होगा तो स्मूथली रोल करना चाहिए। जैसे हम लोग व्हील को देखते हैं, जो आपका बाइक का टायर चक्का चलता है वो वाला होता है किसी का, उसको प्योर रोलिंग बोलते हैं। अब सोचो इसका कंसेप्ट है नो स्किडिंग, स्किडिंग नहीं होगा। अब सोच मतलब क्या, व्हील चलेगा, जब ये चलेगा तो इसने हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करी है, तो बोला है कुछ पॉइंट पी का डिस्प्लेसमेंट बताओ जब ये पॉइंट हाफ रेवोल्यूशन करेगा। आप ऑर्डिनरी सर्कल की बात करते हो, सर्कल बात में, ठीक है सर, अगर ये एक्सिस है तो हाफ मतलब क्या, पॉइंट यहां से यहां आ जाएगा तो बोलेंगे हाफ रेवोल्यूशन। अगर ये कोई पॉइंट इस पॉइंट से इस उसको बोलते हैं हाफ रेवोल्यूशन, अगर कंप्लीट तो कंप्लीट होता है। अब ये व्हील चला कैसे है, व्हील के चलने के तरीकों को हम लोग देखते हैं। अब मान लो कि व्हील चलते चलते कुछ इस तरह का पाथ कवर करेगा, डायग्राम देखेंगे, थोड़ा सा लगता नया है बट पुराना चलेगा। दिस इज नेक्स्ट पोजीशन, तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। सिमिलरली ये 2-3 पाथ को रिकवर करते करते इस तरह का एक पोजीशन बनाएगा, ठीक है,
और फिर से क्या करेगा, ये इस पाथ को रिट्रेस करेगा। अब इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम से बताऊं तो मान लिया ये अगर पॉइंट पी का इनिशियल कंडीशन था, सेकंड में यहां पहुंचा, थर्ड में यहां पहुंचा और फाइनली ये पॉइंट यहां पहुंच गया है, ये पॉइंट पी का रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम 3 सर्किल में हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, क्या करेगा, ये हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो ये रोलिंग कर रहा है एक्चुअली। हम लोग जो पास चलते उसका रोलिंग कंडीशन है, इसको डीप से पढ़ेंगे हम लोग आगे जाके, बट अभी हम लोग यहाँ देखते हैं ये पॉइंट पी है, ये प्योर रोलिंग कर रहा है, रेवोल्यूशन हाफ किया, ओके। मतलब ये पॉइंट एग्जैक्टली सर पूरा नहीं जाएगा, अगर कंप्लीट रेवोल्यूशन होता तो ये पॉइंट जहां से चला था तो फिर पॉइंट कहां होना चाहिए था, यहां पे होना चाहिए था, लेकिन पॉइंट कहां जाएगा, अगर हाफ रेवोल्यूशन होगा इसके जस्ट अपोजिट पे जाएगा। क्या इस बात को समझ में आ गया हमें? जरूर। अगर ये हाफ रेवोल्यूशन क्या होगा, दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी हियर। तो मान लेते हैं आफ्टर सम रेवोल्यूशन, मान ले हाफ में मतलब क्या हो, चक्के चलेंगे हाफ, उसमें कहां हो गया, यहां पहुंच गया, इसका मतलब दिस इज द पॉइंट। अब देखो हाफ रेवोल्यूशन में पाथ कितना होता है, ये तो कवर करेंगे ना, दैट इज द कर्व पाथ। हम लोग निकालते हैं, अगर इसको मैं काट के हटा दूं, इसको मैं ये पार्ट को हटा दूं काट के, तो कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, यस, दैट इज कॉल्ड पाई इनटू आर। हमने कोई सर्किल को, मान लो हम लोग सर्किल को क्या किया, काट दिया, उसको हमने फ्लैट किया, तो लेंथ कितना होता, 2 पाई आर, आधे सर्किल काट पाई आर, तो क्या इसका जो फ्लैट लेंथ था यहां से ये डिस्टेंस कितने होंगे, पाई आर। हमें निकालना क्या है सर, अगर ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है, तो इस दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो अपने को चाहिए। अब वहां पर ज्योमेट्री काम आती है, इस दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट चाहिए और ये डिस्टेंस पता है सर 2r होगा, y। किसी भी सर्किट का अगर रेडियस r है तो डायमीटर कितना होगा, एक इंड से दूसरे इंड तक के डिस्प्लेसमेंट को अपन 2r बोल सकते हैं। ये 2r है, ये पाई r है। अब देखो ये क्या, मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है, तो क्या मान लो इसको p डैश एंड p डबल डैश तीनों मानते हैं। तो हम लोग देखेंगे सर क्या बात करेंगे, तो इस ट्रायंगल में अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहां लिख ले हम लोग, इन राइट एंगल ट्रायंगल p डबल डैश p, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, तो क्या हाइपोटेनस लगा सकते हैं, अपने को p डैश चाहिए, तो जो p डैश कैसे निकालेंगे, वही तो डिस्टेंस अपना डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या करो, फॉर्मूला लगाते अपन, हाइपोटेनस थ्योरम बताता है p डैश का स्क्वायर होता है p डबल डैश का स्क्वायर प्लस p डैश p डबल डैश। बस नेमिंग कुछ नया नहीं है, बस लिख लेंगे कुछ ना। अब देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, पाई आर है, ये कितना है, 2r है। लीजिए जी, अब क्या रहे हैं, पाई स्क्वायर r स्क्वायर 4r स्क्वायर, डेट इसको मान लेते हैं डी, डेट इज डी स्क्वायर, डी कितने होंगे, रूट अंडर पाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। ये तो हो गया, थोड़ा सा इसको अच्छा बनाया जाए, अच्छा कैसे लगेगा, हम यहाँ से r स्क्वायर बाहर, r बाहर जाएगा रूट के साथ, बचेंगे 4 प्लस पाई स्क्वायर, दैट इज द आंसर। हमको डिस्प्लेसमेंट कितने हो गए, 4 प्लस पाई स्क्वायर। तो हमको इस तरह से क्वेश्चंस, कुछ जो अच्छे कंसेप्ट होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं, उसको हमने आज कवर करने की कोशिश करी। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो नेक्स्ट पैरामीटर पर डिस्कस करेंगे, तो के लिए आज इसको अच्छे से लिख लीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।